आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो, पहले वाले क्लास में हमने कहा था कि हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं, है ना। यानी कि 3 हमारे पास ऐसे एक्टिविटी है जिसके बदौलत हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं, उसके प्रोडक्शन में इजाफा हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चले जानते हैं कि आखिर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या कुछ आपको नया सीखने को मिल सकता है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट रेफर्स टू फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। देखो, सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि आपको, अच्छा देखो, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब सोचने वाली बात है, बड़ा आसान सा ये बात भी है कि आप उसी फसल को लगाएंगे ना जो कि अच्छा आपको उपज देगा, है कि नहीं। मतलब ये हो गया कि यदि आप खराब बीज को लगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उससे जो आपका प्रोडक्शन होगा वो भी खराब होगा, है कि नहीं। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब ही है कि ऐसे क्रॉप के वैरायटी का खोज करना, यानी कि ऐसे क्रॉप का खोज करना जो कि आपको एक अच्छा उपज दे सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ, हाँ, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो यही वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट रेफर्स टू फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट गिव अ गुड यील्ड। मतलब कि ऐसे क्रॉप का खोज करना और उसको लगाना अपने खेत में, खेती करना जो कि सबसे ज़्यादा आपको उपज दे सकता है। ठीक है, और ये लगभग हर कोई करना चाहता है और करता भी है, क्योंकि नुकसान कौन चाहता है, कोई नहीं, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। देखो, दूसरी बात यहाँ पे कहा गया है कि आप हमेशा ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि अपने खेत में ऐसे अनाज को आप लगाते हैं, ऐसे अनाज को खेती करते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना कर सकता है। बात समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप हमेशा ये चाहेंगे कि अपने खेत में आप उस चीज़ का फसल लगाएं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस हो, यानी कि जिस पे किसी भी प्रकार का कीड़े मकोड़े का कोई खतरा ही ना हो, है कि नहीं। रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, यानी कि यदि उस क्रॉप में फर्टिलाइजर खाद वाद डाला जाए तो वो अच्छी तरीके से फल फूल जाए, है ना, ऐसा आप क्रॉप चाहेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि उसके द्वारा जो उपजाया जाएगा अनाज, ग्रेन जो उससे निकलेगा वो क्या होगा, बहुत ही क्वालिटी होगा उसका, यानी कि वो बहुत ही शानदार होगा, ऐसा ही तो आप चाहेंगे ना। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे हाई यील्ड, और जो सबसे ज़्यादा ग्रेन दे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करके दे, ऐसे ही क्रॉप का आप सिलेक्शन करते हैं, है कि नहीं। किसी भी किसान को देखो तो वो यही सब चीज़ करता है, भले ही उसको अंग्रेजी नहीं मालूम है लेकिन वो ये सब चीज़ करता है क्योंकि उनको खेती करते करते प्रैक्टिस हो गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब ही ये हुआ कि आप अपने खेत में ऐसे क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके देता है और वो हर एक प्रकार के समस्याओं का सामना कर सकता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आपका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। आगे उसके बाद देयर इज अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग डिजायरेबल करेक्टर इनटू क्रॉप वैराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। एक और तरीका है आपके क्रॉप को इम्प्रूव करने का, जो है एक और तरीका है आपके पास है, वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने क्रॉप का जो इम्प्रूवमेंट है उसमें आप इंक्रीजमेंट ला सकते हैं, यानी कि उसमें आप इजाफा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उससे आपको अच्छा उपज देखने को मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। देखो, प्लांट है तो सेल होगा, सेल है उसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में ही क्या होता है, आपका जीन होता है, क्रोमोसोम होता है कि नहीं। तो किसी भी प्लांट में जो जीन है वही डिसाइड करता है
कि वो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा कि बुरा ग्रो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी बेबी जब जन्म लेता है या फिर लेती है, तो उसके जीन में यदि थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया तो उसमें उसके पूरे बॉडी में भी आपको हल्का फुल्का गड़बड़ी देखने को लगता है कि नहीं। जैसे कोई बच्चा होता है जो कि जन्म से ही अंधा होता है, या फिर वो सुन नहीं सकता है, या फिर बोल नहीं सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जीन में ही प्रॉब्लम है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये है कि दो अलग अलग प्लांट के जीन को आपस में मिला दो, उससे जो एक नया कैरेक्टर बनेगा वो भी क्या शो करेगा? वो भी एक अच्छा क्रॉप वैरायटी को शो करेगा। एग्जांपल अभी समझेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये है कि दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट के जीन को आपस में मिला दो। इसी प्रोसेस को आप कह सकते हैं बेसिकली हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। और अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लीजिए आप यहाँ पे। क्रॉसिंग में भी इंटरवैराइटल। इंटरवैराइटल का मतलब बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे देखिए दो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी का बात हुआ है ना। चलो आप दो वैरायटी के प्लांट लीजिए। एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए एक लीची का प्लांट और आप एक ले लीजिए आम का प्लांट, ठीक है। दोनों के सेल में से जीन निकालो, दोनों को आपस में मिक्स कर दो। ये आप घर में नहीं कर सकते, ये लैब में होता है ना। बहुत ही इस पे ना केयर किया जाता है, इस चीज़ को बहुत ही सावधानी से इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है, और होता भी है ये चीज़, आज भी होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लीची वाले प्लांट के सेल में से जीन को निकालिए और मैंगो वाले प्लांट के सेल में से जीन निकालिए, उन दोनों को लैब में आपस में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो एक नया जीन प्रोड्यूस होगा, उस जीन के द्वारा जो नया प्लांट बनेगा वो भी एक अच्छा वैरायटी का क्रॉप होगा। ये किस चीज का पेड़ होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अब देखो दो जीन को आपस में आप मिलाएं तो एक नया चीज बनेगा, कुछ भी बन सकता है वो नया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आम के सेल के जीन को मिला रहे हैं और लीची के सेल के जीन को मिला रहे हैं तो आम और लीची दोनों मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली कोई एक नया चीज बनता है, बात समझ रहे हो, कोई एक नया चीज बनता है। ऐसा होता है, ऐसा हालांकि हमारे आसपास में तो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन लैब में ऐसा होता है। बात समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीज होता है, बेसिकली ये होता भी है। और ये हो गया आपका पहला हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल, इंटर वैराइटल। इंटर वैराइटल में हम लोग दो बिल्कुल अलग अलग प्लांट के जीन को लिए और उसको आपस में हम लोगों ने क्रॉस किया, उसके द्वारा जो नया प्लांट बनेगा वो भी एक नया वैरायटी का क्रॉप होगा, ठीक है। आगे उसके बाद है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में मतलब क्या हो गया, टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीनस। मतलब क्या कि प्लांट जो है दोनों सेम रहेगा, बात समझ में आ रही है, बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीनस। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझो फिर से। देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका आम है ना। अच्छा आम भी अलग अलग प्रकार का होता है कि नहीं। कोई आम होता है आम जैसे कि कोई आम थोड़ा सा लंबा होता है, कोई बौना होता है, कोई मीडियम साइज का होता है, यानी कि आम का पेड़ भी अलग अलग होता है। तो आम का पेड़ अलग अलग जो है वो तो है तो आम ही का पेड़ ना, लेकिन अलग अलग आम का पेड़ है तो सब में जीन क्या होगा, जीन भी सब में अलग अलग होगा, लेकिन है तो आम का ही पेड़ का जीन। बात समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जीन जो है वो बिल्कुल बेसिकली क्या है, सेम है, लेकिन आम का प्लांट क्या है, अलग अलग है, लेकिन है आम का ही प्लांट। बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आपने क्या किया, एक ऐसे आम के पेड़ के जीन को लिया जिसका कि आम थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, और आपने ऐसे आम के पेड़ का जीन लिया जिसका कि आम जो है थोड़ा सा वो बौना होता है, यानी कि छोटा सा होता है। उन दोनों को आपने आपस में मिक्स कर दिया, उसके जीन को, दोनों के जीन को आपस में मिक्स कर दिया, जो एक नया जीन बनेगा वो भी एक अच्छे वैरायटी का क्रॉप होगा। ये सारा का सारा हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। तो दो हमने पढ़ लिया, ठीक है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में यह था कि दो बिल्कुल अलग अलग प्लांट के जीन को मिक्स करो। दूसरे वाले में क्या था, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें एक ही जैसे देखने वाले प्लांट के जीन को आपस में मिक्स करो। जैसे
आम का अलग अलग पेड़ होता है हमारा, है कि नहीं, उसको आपस में मिक्स कर दो। ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा है आपका इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक में बेसिकली टू डिफरेंट जेनेरिया, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल दो अलग डिफरेंट जीन को जब आपस में मिलाएंगे आप, उनके द्वारा भी जो एक नया आपका क्रॉप बनेगा, जो नया जीन बनेगा आपका, वो भी एक अच्छे वैरायटी का होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा इंटर वैराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। ऐसा क्यों किया जाता है लैब में मालूम है? क्योंकि देखो, आप क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग प्लांट के जीन को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ गुण होगा, है कि नहीं। हो सकता है कि पहले वाले प्लांट का गुण ये हो कि वो बीमार नहीं होने देगा, यानी कि उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगने देगा, है ना। दूसरे वाले प्लांट का गुण ये हो सकता है कि वो अच्छे क्वालिटी का फल देगा, है ना। तो जब दो जीन को आपस में आप मिक्स करते हैं तो अच्छे प्रकार का आपका क्रॉप बनकर सामने आता है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसको ना आप ऐसे समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके स्कूल में एक कंपटीशन होना है, कबड्डी होना है, ठीक है। और दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप हैं, दोनों एकदम आराम से खेल रहा है, नॉर्मल खेल रहा है। लेकिन यदि किसी एक ग्रुप में थोड़ा सा ताकतवर प्लेयर मिला दिया जाए तो क्या उस ग्रुप का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, क्योंकि उस ग्रुप में ताकतवर प्लेयर भी है और कमजोर प्लेयर भी है, तो दोनों का गुण क्या हो गया, आपस में मिक्स हो गया और एक नया कबड्डी का टीम बन गया, है ना। वही चीज यहाँ पे होता है। तो जब भी हम लोग दो अलग अलग प्लांट के जीन को आपस में मिक्स करते हैं तो एक नया हमारा जीन बनता है, एक नया क्रॉप बनता है उससे, जो कि बिल्कुल एक अच्छे वैरायटी का होता है, क्योंकि उसमें दोनों का गुण मिक्स होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आगे, फॉर न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट द वैरायटी produces high yields under different conditions that are found in different areas। देखो कितना आसान सा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा नॉर्मल सा बात यहाँ पे है, इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करना है आपको भी। सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है किसी भी नए वैरायटी के क्रॉप को आप एक्सेप्ट तभी करेंगे ना जब वो आपको क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे अनाज, है ना, या फिर वो अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जो है ना लगातार 10 साल से गेहूं का खेती करते आ रहे हैं और लगातार आप 10 साल से एक ही प्रकार के गेहूं के बीज को आप इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस साल क्या हुआ, मार्केट में गेहूं का अलग बीज आ गया, है ना। तो उस बीज को आप क्या करेंगे, उस बीज को आप ट्राई करेंगे कि इस साल इस नए वाले बीज को अपने खेत में बो के देखते हैं कि अच्छा सा फसल होता है कि नहीं होता है। यदि उस नए वाले गेहूं का बीज आपने अपने खेत में बोया और यदि वो अच्छा अनाज आपको उपजा के दिया तो ऑब्वियस ही बात है अगले साल भी आप उसी को इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी नया वैरायटी आता है किसी भी क्रॉप का, किसी भी अनाज का, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपको क्या करके दे, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करके दे और वो क्या कर सके, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सके, तभी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो फिर क्यों करेंगे, वही 10 साल का जो आपका पुराना अनाज चल रहा था बीज गेहूं का, उसी को आप इस्तेमाल करेंगे ना। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water। ये भी बहुत अच्छा सा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस मतलब कि आप जब किसी भी अनाज का खेती करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल चावल दाल गेहूं इन सब का यदि आप खेती करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका वेदर पे, यानी कि मौसम पे। अच्छा मौसम होगा तो ऑब्वियस ही बात है फसल आपका अच्छा होगा, है कि नहीं। सॉइल क्वालिटी, सॉइल का क्वालिटी यदि अच्छा है, यानी कि उसमें क्या है, फर्टिलिटी ज़्यादा है तो अच्छा आपको वो अनाज उपजा के देगा, है कि नहीं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और यदि आपको पानी आसानी से मिल जा रहा है अपने खेत के लिए सिंचाई करने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस
और क्रॉप यील्ड यानी कि क्रॉप आपको कम देगा ज़्यादा देगा, ये सारा का सारा बात जो है आपका डिपेंड करता है वेदर पे, सॉइल क्वालिटी पे और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। क्योंकि यदि मौसम अच्छा है तो आपका फसल भी अच्छा होगा, सॉइल क्वालिटी अच्छा है तो आपका फसल भी अच्छा होगा, और यदि उसको समय समय पर पानी भी मिल रहा है तो आपका फसल भी अच्छा होगा। कोई डाउट इसमें? तो ये बात हमारा यहाँ तक हुआ। चलिए उसके बाद हमारा ना इसी वाले क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास ना कुछ फैक्टर हैं जिसके बदौलत हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप के वैरायटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो अनाज उपजाएंगे उसमें और किस प्रकार से इजाफा आ सकता है, ये भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में, ठीक है। लेकिन हमारा अगले वाले क्लास जो है यहीं से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप ये भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक हमने यहाँ पे पढ़ा। अगले वाले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हम लोगों के पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तौर तरीके हैं जिसके बदौलत हम लोग अपने क्रॉप के वैरायटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले वाले क्लास का हमारा कंटिन्यू जो है यहीं से होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।